अस्सलाम वालेकुम। नवीद अरशद हेयर, आपका एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज के लेसन में हम कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक शीट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल बैलेंस शीट बनी हुई है और यहाँ पे मेरे पास कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको एक एक करके हम कवर करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल प्लस ए, अगर हम ए अल्फ़ाबेट वाली की कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करती है। ये मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, इसने कंप्लीट शीट को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब अगर यही कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ किसी डेटा वाले सेल के ऊपर जाकर, किसी डेटा वाले सेल को एक्टिव करके, तो इसने सिर्फ उस डेटा को डिटेक्ट करते हुए उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। तो इसने एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये मैं नीचे वाले डेटा के ऊपर जाके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो इसने ये डिटेक्ट कर लिया इस नीचे वाले रीजन को, इस नीचे वाले टेबल को। अच्छा, अब अगर हम कंट्रोल के साथ होम का बटन प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ये A1 सेल के ऊपर चला गया, जो बेसिकली सेल है वो A1 सेलेक्ट हो गया, होम के ऊपर आ गया, होम सेल के ऊपर आ गया। और यही अगर मैं कंट्रोल एंड के बटन के साथ प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। वापस कंट्रोल होम करके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम कंट्रोल के फंक्शन के साथ एरो, अप एरो प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। आपका सेल जो टॉप कॉलम वाला सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो ये सबसे नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो क्विक नेविगेशन थी कि किस तरीके से हम मूव अराउंड कर सकते हैं शीट के अंदर। अच्छा, अब शिफ्ट की को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। अच्छा, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं अगर माउस के कर्सर को प्रेस करूंगा, लाइक ये मैं हूँ G6 के ऊपर और मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और अब मैं कर्सर को प्रेस कर रहा हूँ B6 के ऊपर, तो इसने G6 से लेके B6 तक की पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो शिफ्ट की का फंक्शन है विथ माउस। अच्छा, अब अगर मुझे डिफरेंट सेल सेलेक्ट करने हो तो फिर मैं कंट्रोल की को यूज़ करूँगा माउस के साथ। लाइक मुझे B6 सेलेक्ट करना है, अब मैंने कंट्रोल की को प्रेस कर लिया। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ D7, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ F8 और मैंने सेलेक्ट कर लिया H6। तो ये मैंने डिफरेंट सेल सेलेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की एंड माउस। अच्छा, अब अगर मुझे ऑटो सम यूज़ करना है, जिसको हमने पहले भी लास्ट वीडियो में सीखा है, तो ऑटो सम जनरली वर्टिकल डेटा के साथ या हॉरिजॉन्टल डेटा के साथ, न्यूमेरिक डेटा के साथ एंड पे जो सेल होता है वहाँ पे लगता है और इसका शॉर्टकट है ऑल्टर इज इक्वल टू। मिसाल के तौर पे मैं अगर B9 सेल के ऊपर जाके ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे जो ऊपर वाले सेल हैं उसका सम नीचे दिखा देना है। अच्छा, अगर इसी कमांड को मैं प्रेस करता हूँ H6 पे, ऑल्टर इज इक्वल टू, ये मैंने प्रेस किया और मैंने इंटर कर दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि डेटा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, न्यूमेरिक डेटा, और इसने सिर्फ B6 से लेके G6 तक का डेटा उठाया। इसको पता है कि B6 से पीछे वाला जो डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है, वो टेक्स्ट है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने मल्टीपल सेल्स के ऊपर ऑटो सम लगाना हो तो हम क्या करेंगे। हम इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस किया तो इसने क्विक सब के ऊपर एक साथ ऑटो सम का फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये तो ऑटो सम का एक तरीका था। सेकंड मेथड ऑटो सम का ये है, हमारे पास ऑटो सम का शॉर्ट की बनी हुई है ऊपर, इसको मैंने प्रेस किया और इसने ऑटो सम लगा दिया यहाँ पे।
आप की के ज़रिए भी लगा सकते हैं, ऑल्टर इज इक्वल टू के ज़रिए, और ये जो बटन ऊपर बना हुआ है रिबन के अंदर, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, आपको लाइक नेक्स्ट है हमारा अंडू। तो अंडू का तो आपको पता ही होगा, ये हमारे पास ऊपर एक बटन बना हुआ है अंडू का, जो सेव की जो फ्लॉपी एक बनी हुई है, एक बटन बना हुआ है इसके बराबर में आ रहा है। इसको मैं प्रेस करूंगा तो मैंने जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा वो अंडू हो जाएगा। ये रीडू का बटन है इसके बराबर में। और अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए अंडू का तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो अंडू का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन भी अगर हम देखते हैं क्विकली, तो लाइक जैसे मैंने एक सेल सेलेक्ट किया G6, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ये कॉपी हो गया है। इसको मैं किसी भी सेल में पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल वी। तो बेसिकली मेरा जो डेटा था वो प्रीवियस सेल में भी रहा और नए सेल में कॉपी हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको कट पेस्ट करूंगा तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो ये कट हो गया। अब मैं नए सेल में इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी प्रेस करके, तो ये डेटा प्रीवियस सेल से डिलीट होकर नए सेल के अंदर पेस्ट हो गया। अच्छा, एक और फंक्शन अब देख लेते हैं गो टू का। कंट्रोल जी अगर मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी गो टू की। यहाँ पर मैं कोई भी सेल का अगर रेफरेंस देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B23, तो ये नेविगेट करके डायरेक्ट B23 सेल के ऊपर आ गया। लाइक मेरे पास बहुत बड़ी शीट्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है उसके अंदर, मैं नेविगेट करना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर, तो ये गो टू का फंक्शन यूज़ होता है। इसके अलावा गो टू का फंक्शन एक और वजह से भी यूज़ होता है। अगर मैंने अपने डिफरेंट सेल्स को या डिफरेंट रीजन को कस्टम नेम दिया हुआ हो, तो मैं गो टू के ज़रिए पता कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या नाम दिए हुए हैं और किस तरीके से मैंने नेविगेट करके वहाँ जाना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक राहील नाम लिखा हुआ आ रहा है। दैट्स मीन कि राहील नाम किसी ना किसी लोकेशन को मैंने दिया हुआ है। मैं इस राहील को प्रेस करके ओके प्रेस करता हूँ तो ये एक दूसरी शीट के ऊपर आ गया। सेल है मेरे पास F455 और इसको नाम दिया हुआ है राहील। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नाम नज़र आ रहा होगा नेम बॉक्स में राहील। ये नाम कैसे देते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। वापस अपनी शीट के ऊपर चलते हैं। तो ये तो गोटू का फंक्शन था, और इसके साथ ही एक होम फंक्शन फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन है कंट्रोल एच से जो आता है। कंट्रोल एच में प्रेस करूंगा मेरे पास ये एक विंडोज खुल जाएगी जहाँ पे मैं किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, डेटा को फाइंड कर सकता हूँ अपनी इस करंट वर्कशीट के अंदर, और मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी और नंबर से। लाइक मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 2005। मैंने इंटर किया और ये ऑटोमेटिकली मुझे उस सेल पे ले गया जहाँ पे ये डेटा मौजूद था। अच्छा, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है 2020 से। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जिस सेल के अंदर 2005 मौजूद होगा मल्टीपल सेल्स के अंदर, तो उन सब सेल के अंदर एक साथ ये रिप्लेस हो जाएगा 2020 से। अच्छा, इसी तरीके से कुछ शॉर्टकट्स और हैं मौजूद। लाइक आप अगर जो है वो कंट्रोल के साथ ज़ीरो का बटन प्रेस करते हैं तो जो रॉ है वो हाइड हो जाती है, और कंट्रोल के साथ अगर आप 9 का बटन प्रेस करते हैं जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास जो कॉलम है वो भी हाइड हो जाता है। ये देखें, ये F के बाद वाली रॉ हाइड हो गई है और 16 के बाद वाला कॉलम हाइड हो गया है। तो ये तो कुछ क्विक शॉर्टकट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं गो टू कमांड का, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से लाइक किसी सेल को नाम दे सकते हैं, या हमने अगर किसी रीजन को सेलेक्ट किया होता है तो उसका नाम क्विक कहाँ पर आ रहा होता है। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया है तो L2 मेरे पास इस नेम बॉक्स के अंदर आ रहा है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस L2 को एक डिफरेंट नाम दे दूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ क्विकली। लाइक मैंने इसको दे दिया नाम अली। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बिलाल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक डेटा डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक डेटा डाल दिया
अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि सम के अंदर मैं सेल को उसके एड्रेस से कॉल ना करवाऊँ बल्कि उस नाम से कॉल करवाऊँ जो नाम मैंने दिया है अभी। तो मैं अली प्लस बिलाल अगर लिखता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैं L2 और M2 की बात कर रहा हूँ। ये मैंने इंटर किया और ये इसने इन दोनों का सम दे दिया। अच्छा, जिस तरीके से मैंने एक सेल को नाम दिया है, मल्टीपल सेल्स को भी नाम दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं P2 से लेके Q10 तक की जो सेल्स हैं उनको, और इनको मैं नाम दे देता हूँ नवीद। तो इस पूरे रीजन का नाम नवीद आ गया। अब मिसाल के तौर पे इसमें मेरे पास डिफरेंट डेटा मौजूद हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब का सम एक साथ आ जाए, उस रीजन का सम जिसका नाम मैंने नवीद दिया हुआ है। ये देखें, नवीद मैंने लिखा और इसने ऑटोमेटिकली इस पूरे रीजन को सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम मैंने नवीद दिया हुआ था। मैंने इंटर प्रेस किया और इस पूरे रीजन का टोटल आ गया यहाँ पे मेरे पास। तो ये वो तरीका है कि हम सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक नाम देते हैं और हम उसको यूज करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास किसी भी सेल के अंदर जो डेटा होता है वो किस टाइप का होता है और डिफरेंट टाइप के डेटास को उनके अपने फॉर्मेट में रखने का क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, हमारे पास किसी भी सेल में डेटा चार टाइप का हो सकता है। या तो वो नंबर होगा, या फिर वो डेट होगी, या टाइम होगा, या टेक्स्ट होगा। अच्छा, जो नंबर, डेट और टाइम है वो हमेशा राइट अलाइन होगा और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल मौजूद हैं डेटा की। तो मैं अगर ये देखूं तो ये मेरे पास टेक्स्ट है। जो मेरे पास C17 सेल है इसमें भी टेक्स्ट है मौजूद, लेकिन जो C18 है ये नंबर्स हैं। और उसके बाद नीचे मेरे पास ये जो तीन सेल हैं, इन तीनों सेल्स के अंदर डेट है मौजूद। अच्छा, मैं अगर इससे नीचे आता हूँ, जो मेरे पास C24 है तो इसमें डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं। अच्छा, एक मैं जो हूँ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। टाइम की। अच्छा, टाइम की एग्जांपल से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने कोई फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप फॉर्मेट क्विक चेंज कर सकते हैं इस बार से। या आपको होम की रिबन के अंदर नज़र आ रहा है कि आपने अपने सेल के फॉर्मेट को लाइक जनरल रखना है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं देना, नंबर्स में रखना है, करेंसी में रखना है, अकाउंटिंग में रखना है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज में रखना है, फ्रिक्शन में रखना है, या और डिफरेंट फॉर्मेट्स है आपने इसके अंदर रखना है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिकली अपना जो सेल का डेटा है उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है फॉर्मेट चेंज करने का। आप राइट क्लिक करें किसी भी सेल के ऊपर जाके, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएं और यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं कि आपको लाइक जनरल फॉर्म में रखना है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हमारे पास ऊपर आ रहे थे उसके मुकाबले में यहाँ पे हमारे पास बहुत डिटेल्ड ऑप्शंस आ रहे हैं विथ एग्जांपल्स कि हमने किस तरीके से डेट रखनी है या डेट दिखानी है। अच्छा, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकता। तो मैं आपको लेट्स से कि जी इस सेल को चेंज करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस किस फॉर्मेट के अंदर रख सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ डेट और मंथ आए तो आप इस तरीके से चेंज कर दें, डेट ऑफ मंथ, डेट और मंथ आ गया। और आप ये चाहते हैं कि डेट, मंथ और ईयर आए, आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन की पॉइंट ये है कि आपका डेटा जिस टाइप का हो उसका फॉर्मेट भी वही होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो उस डेटा को
जो फॉर्मेट होता है डेटा का उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करता है और आपका फार्मूला वर्क करता है। बाज़ कंडीशंस के अंदर अगर आपने फॉर्मेट सही सेलेक्ट नहीं किया होता तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करता। लाइक आपके पास दो डिफरेंट डेट्स हैं, आप उन दोनों डेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं उन दोनों का डिफरेंस, और अगर आपके पास फॉर्मेट सही सेलेक्टेड नहीं होगा, लाइक वो डेट आपने खुद से तो टाइप की हुई है लेकिन एक्सेल उसको एज अ डेट जो है फॉर्मेट के अंदर नहीं ले रहा, या आपने फॉर्मेट सही सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दैट्स इट। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।